हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अबाउट सस्पिशियन को जो 1995 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है। 3 लोग कुछ पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके भाग गए थे। वहाँ हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर डेम्जी आता है। डेम्जी एक पुलिस डिटेक्टिव है। ये केस एक एलन नाम के ऑफिसर का था। एलन डेम्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। डेम्जी क्राइम सीन की कुछ डिटेल्स ले रहा था, तभी उसका सीनियर एलन को बुलाकर ये केस डेम्जी को देने कहता है। डेम्जी ये केस एलन को ही हैंडल करने बोल रहा था, लेकिन उनका सीनियर नहीं मानता और उसे ही ये केस देखने कहता है। एलन को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो इस केस पर काम कर रहा था। फिर डेम्जी एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास जाता है। उसका पुलिस बैच गायब था। उसका पार्टनर बताता है क्रिमिनल उसका बैच ट्रॉफी की तरह समझकर अपने साथ ले गए। अब डेम्जी अंदाजा लगाता है उसका बैच निकालते समय उस क्रिमिनल ने अपना हाथ जमीन पर रखा होगा। डेम्जी कहता है यहाँ उसके उंगलियों के निशान जरूर होंगे, लेकिन एलन को ऐसा नहीं लगता क्योंकि जमीन पर सीमेंट का रोड बना है। लेकिन डेम्जी कहता है पोर्टेबल लेजर स्कैनर से फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे, लेकिन एलन को ये सब बकवास लगता है। एलन वहाँ से जा रहा था क्योंकि अब ये केस उसका नहीं है। डेम्जी उसे रोक कर कहता है वो दोनों इस केस पर साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन एलन नहीं मानता क्योंकि ना ही सिर्फ वो डेम्जी को नापसंद करता था बल्कि उससे जलता भी है। अब डेम्जी अपने भाई निक को कॉल करता है। निक भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन निक इस समय किसी लड़की के साथ यामाकाटा कर रहा था। वो डेम्जी का मैसेज देखकर इग्नोर कर देता है। सुबह डेम्जी निक के घर आता है। डेम्जी अपने छोटे भाई निक को अपने बेटे जैसा समझता है। रात में डेम्जी ने उसे मैसेज किया था, लेकिन निक कहता है वो एक लड़की के साथ था जो बहुत ज्यादा हॉर्नी है। वो डेम्जी के लिए नाश्ता बना रहा था, लेकिन उसे घर जाकर सोना है। जाने से पहले निक उससे छोटे भाई की तरह $20 मांगता है। अब डेम्जी अपने घर आता है। उसका बेटा डेमन हॉल में ही बैठा था। डेमन को बेसबॉल बहुत पसंद है, लेकिन वो बेसबॉल ठीक से नहीं खेल पा रहा। डेम्जी उसे समझाता है उसे अपना कॉन्सेंट्रेट सिर्फ बॉल पर ही रखना है। अब वो सोने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है उसकी वाइफ गेल वही लड़की है जो कल रात उसके छोटे भाई निक के साथ यामाकाटा कर रही थी। मतलब उसकी वाइफ और उसके छोटे भाई के बीच अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ एलन एक बार में आता है। वहाँ उसका पार्टनर एक ऑफिसर के साथ बैठा था। एलन डेम्जी से फ्रस्ट्रेट हो गया है, लेकिन वहाँ बैठा आदमी बताता है डेम्जी बिल्कुल सही था, उन्हें कंक्रीट पर फिंगरप्रिंट मिल गए हैं। वो आदमी डेम्जी की काफी तारीफ कर रहा था, जैसे डेम्जी इसी के लिए बना हो। लेकिन एलन को डेम्जी की तारीफ पसंद नहीं आती। उसे लगता है डेम्जी पहले नेवी में था, फिर पायलट बना, उसके बाद पुलिस में आया, इसीलिए उसे इन सब टेक्निकल चीजों की नॉलेज पहले से है। लेकिन यहाँ एक बात पर तीनों सहमत थे कि उसका भाई निक एक घटिया और बेकार आदमी है। वो अभी तक सिर्फ डेम्जी की ही वजह से बचा हुआ है, वरना कमिश्नर कब का उसे निकाल चुका होता। दूसरी तरफ डेम्जी ने आज घूमने जाने के कुछ प्लान्स बनाए थे, लेकिन गेल उसे काफी रूड जवाब देती है। डेमन को भी उसकी मॉम का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, लेकिन डेम्जी उसे समझाता है उसकी मॉम ऐसी ही है। अब दोनों बाप बेटे बेसबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे। डेम्जी अपने बेटे को बेसबॉल खेलने के कुछ लेसन्स देता है। गेल भी वही बैठी थी। उसे अपने बेटे और पति के साथ वक्त बिताना बोरिंग लग रहा था। कुछ देर बाद तीनों घर वापस आते हैं। घर आते ही डेमन गेल को अपने साथ कुछ दिखाने बैकयार्ड में खींच कर ले जा रहा था, जबकि गेल को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वहाँ गेल के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज हुई थी। आज गेल का बर्थडे है। गेल की मॉम भी पार्टी में आई थी। ये पार्टी डेम्जी ने अरेंज की थी। इतना ही नहीं, डेम्जी गेल को एक रेड कार भी गिफ्ट करता है। कार देखकर गेल बहुत खुश होती है। वहाँ निक भी आया था। गेल कार देखने जाती है। गेल की मॉम उनकी फोटो खींच रही थी, तभी वहाँ निक आता है। गेल और निक डेम्जी को किस करते हैं और गेल की मॉम उनकी फोटो खींच लेती है। अब शाम को गेल की मॉम उससे कहती है इस पार्टी की प्लानिंग डेम्जी पिछले 1 महीने से कर रहा था। गेल कहती है डेम्जी जो भी करता है सब परफेक्ट ही होता है। उसे देखकर समझ में आता है वो अपनी जिंदगी से बोर हो गई है। सामने ही डेम्जी कुछ लोगों से बात कर रहा था। उनमें आयरिस नाम की उनकी एक पड़ोसी भी थी। कुछ देर बाद डेम्जी को एक कॉल आता है। दरअसल पुलिस को उन शूटर्स का पता चल गया है जिन्होंने कल एक पुलिस वाले का खून किया था। डेम्जी का पार्टनर निक को आवाज देता है, लेकिन निक और गेल किसी खोपचे में लगे पड़े थे। डेम्जी अपनी सास के पास निक के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। अब डेम्जी और उसका पार्टनर उस होटल के पास पहुंचते हैं जहां वो क्रिमिनल छुपे हैं। डेम्जी अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रहा था, तभी वो देखता है वहाँ SWAT टीम भी पहुंच गई है। उन्हें एलन ने बुलाया था, लेकिन डेम्जी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि उस होटल में बहुत सारे बेकसूर लोग भी है। ये उन्हें ही हैंडल करना होगा। तभी उसका पार्टनर बताता है होटल के उस फ्लोर में क्रिमिनल के कमरे के बगल में एक बूढ़ी
बूढ़ी औरत रुकी है, इसीलिए डेम्जी एक पुलिस ऑफिसर को पिज्जा डिलीवरी बॉय बनाकर उस लेडी के पास भेजता है और उसके दरवाजा खोलते ही वो ऑफिसर उसे शांत रहने कहता है। वही इस तरफ सभी पुलिस वाले उस बिल्डिंग को घेर रहे थे। डेम्जी और बाकी पुलिस वाले भी चुपचाप ऊपर आ रहे थे। उन्होंने कॉरिडोर को घेर लिया था। तभी वहाँ निक भी पहुँचता है। डेम्जी इशारों में पूछता है उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी या नहीं। निक दिखाता है उसने पहनी है। वो अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी निक का फोन बज जाता है, जिससे अंदर क्रिमिनल अलर्ट हो जाते हैं। अब उन्हें तुरंत अंदर आना पड़ता है। अंदर आते ही उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। एक ऑफिसर को गोली लग जाती है। तभी एलन और डेम्जी उसे शूट कर देते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट से वो ऑफिसर भी बच गया था। ऐसे ही एक एक करके वो 4 क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब भी एक बचा था। उन्हें खबर मिली थी यहाँ 5 लोग हैं। सब 5वें आदमी को ढूंढ रहे थे। निक एक अलमारी में जाकर देखता है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर डेम्जी आकर वहाँ देखता है, वहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े थे। डेम्जी को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता, 5वां आदमी निकलकर डेम्जी को शूट कर देता है। उसे गोली बुलेट प्रूफ वेस्ट के नीचे लगी थी। तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। उसकी काफी देर तक सर्जरी चलती है। बाद में हमें डॉक्टर्स की आवाज आती है कि डेम्जी की स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन अब वो कमर के नीचे से पैरालाइज हो चुका है और वो कब तक ठीक होगा कोई नहीं बता सकता। अब अगले दिन उसका सीनियर और कमिश्नर डेम्जी का बयान लेने आए थे। डेम्जी पूरे शहर का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव था। कमिश्नर पूछता है रेड के दौरान किसका फोन बजा था। यहाँ डेम्जी झूठ बोलता है उसका ही फोन बजा था। उसके पार्टनर को पता है डेम्जी झूठ बोलकर अपने भाई निक को बचा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में निक डेम्जी से मिलने आता है। हॉस्पिटल आते ही वो एक नर्स पर लाइन मारता है। फिर वो जाकर डेम्जी से मिलता है। कुछ बात करने के बाद वो डेम्जी को थैंक यू बोल रहा था उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो बता देता वहाँ निक का फोन बजा था तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। लेकिन डेम्जी कहता है वो उसका भाई है, अगर उसकी जगह निक भी होता तो वो भी यही करता। यहाँ लगता है जैसे निक को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। डेम्जी हॉस्पिटल में ही था और ठीक होने की कोशिश कर रहा था। गेल घर आकर निक को कॉल करती है, क्योंकि डेमन घर पर नहीं है और वो सुबह से हॉस्पिटल जाकर बोर हो गई है। इस तरफ डेम्जी एक्सरसाइज कर रहा था ताकि वो ठीक हो सके। वही दूसरी तरफ उसका भाई और बीवी आपस में अय्याशी कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद डेम्जी घर आ जाता है। वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा था। अब वो रात भर शराब पीने लगा था। गेल उसे आवाज देती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक दिन डेमन अपने किसी दोस्त के साथ घर वापस आता है। गेल घर पर नहीं थी। डेम्जी उसे आवाज देता है। डेमन जाकर देखता है डेम्जी बाथरूम में गिरा पड़ा है। डेमन उसकी मदद करता है। रात में गेल उसे सेड्यूस करने आती है, लेकिन डेम्जी मना कर देता है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता। कुछ दिनों बाद डेम्जी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मेडल ऑफ वॉलर दिया जाता है। वहाँ बैठे सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन एलन कुछ खास खुश नजर नहीं आता। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी खुद डेम्जी था, क्योंकि पुलिस की नौकरी उसकी जिंदगी थी। पार्टी में एलन उससे मिलता है। पहले वो डेम्जी को टॉन्ट मारता है कि अब वो नॉवेल या पुलिस स्टोरीज लिख सकता है। फिर कहता है वो उसके भाई निक पर नजर रखेगा। रात में गेल देखती है एक्सरसाइज के टूल स्विमिंग पूल में पड़े हैं और अंदर डेम्जी बैठे शराब पी रहा है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। उसे लगने लगा था वो गेल और अपने बेटे के लिए बोझ बन गया है। गेल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं है। डेम्जी कहता है उसे डेमन को समर कैंप में भेजना है। वो नहीं चाहता कि वो अपने बाप को इस तरह देखे, इसीलिए कैंप में जाने गेल डेमन से बात करेगी। इतना सब होने के बाद और इतनी शराब पीने के बाद भी डेम्जी ने कभी अपने बेटे या बीवी पर चिल्लाया नहीं था। वो बस अपने आप को दोषी मानता था। अगले दिन गेल निक से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो निक को बताती है डेम्जी रोज शराब के नशे में रहता है। निक उसे समझा रहा था डेम्जी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन गेल को खुद के एंजॉयमेंट की फिक्र थी। वो कहती है उसे जिंदगी भर डेम्जी की व्हील चेयर धकेलना नहीं है। तभी वहाँ वेट्रेस उनका ऑर्डर लेकर आती है। अगले दिन डेमन कैंप जा रहा था। गेल कुछ सामान लेने अंदर जाती है। तब पता चलता है डेमन को कैंप नहीं जाना, वो सिर्फ डेम्जी के कहने पर कैंप जा रहा है। अब गेल डेमन को कैंप लेकर चली जाती है। वो कल वापस आएगी। अब उसी रात डेम्जी की नेबर एरिस देखती है डेम्जी के हाथ में गन है। वो बहुत दुखी दिख रहा था और वो खुद को शूट करने वाला था। ये देखते ही आयरिस तुरंत उसके घर जाती है। डेम्जी रो रहा था। कोई भी बहाना बनाकर आयरिस रात भर डेम्जी के साथ ही रहती है। अगले दिन गेल अपने ऑफिस में थी। वहाँ आयरिस उससे मिलने आती है और उसे कल रात की पूरी बात बताती है। अब गेल इस बारे में निक को बताती है। आयरिस रात भर डेम्जी के साथ रही। निक को थोड़ी फिक्र हो रही थी। वो डेम्जी की मदद करने कहता है, लेकिन गेल को ऐसा नहीं लगता। वो डायरेक्टली तो नहीं कहती कि डेम्जी को मरने दो, लेकिन उसके मुताबिक ये डेम्जी की जिंदगी है। वो अपने साथ जो करना चाहे कर सकता है। मतलब अपने मजे के लिए एक लॉयल हस्बैंड मर भी जाए, लेकिन गेल की अय्याशी नहीं रुकनी चाहिए। गेल उन लड़कियों में से है जिन्हें लॉयल और सीधे साधे लड़के बोरिंग लगते हैं
और सो कॉल्ड बैड बॉयज में उन्हें अपना हीरो नजर आता है। और जब बैड बॉयज उनका फायदा उठाकर चले जाते हैं तब वही लड़कियां कहती है पूरी मर्द जात ही कुत्ती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। खैर, लेकिन गेल से ये सुनकर निक थोड़ा शॉक होता है। तब गेल टॉपिक चेंज कर देती है। अब रात में जब गेल घर वापस आती है वहाँ निक पहले से बैठा था। दरअसल उसे डेम्जी ने बुलाया था, उसे उन दोनों से बात करनी थी। डेम्जी उन्हें बताता है कल रात उसने सुसाइड करने की कोशिश की। ये सुनकर दोनों हैरान होने का नाटक करते हैं। डेम्जी कहता है वो बस डेमन की वजह से रुक गया कि वो अपने बेटे के लिए क्या छोड़कर जाने वाला है। वो डेमन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था, लेकिन उसने सुसाइड किया तो डेमन उसे कायर समझेगा। निक कहता है वो काउंसलिंग करेंगे, लेकिन डेम्जी नहीं मानता। उसके थॉट बिल्कुल क्लियर है, उसे मरना है। उसे ऐसा आधा आदमी बनकर नहीं जीना और उसे डेमन और गेल पर बोझ नहीं बनना। गेल ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे ये सब नहीं सुनना। डेम्जी कहता है उसे मरने के लिए उन दोनों की जरूरत है। दरअसल उसने $1 मिलियन की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अगर उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई तो उसके नॉमिनी मतलब डेमन और गेल को डबल अमाउंट मिलेगी, लेकिन उसने सुसाइड की तो उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर निक खुश नहीं होता, लेकिन डेम्जी कहता है उसे अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने में उनकी मदद चाहिए। वो कहता है उसने प्लान बना लिया है, उन्हें कोई रिस्क या प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उन्हें सोचकर बताने कहता है। उस रात निक रात भर पीता रहता है, लेकिन गेल बेड पर डेम्जी से कहती है वो उसकी हालत समझती है, इसीलिए वो तैयार है। साली सेल्फिश औरत। अगले दिन तीनों एक थिएटर के पीछे जाते हैं। डेम्जी उन्हें बताता है उन्हें एक रेंटर कार लेनी है और उसकी नंबर प्लेट बदलकर इस थिएटर के पीछे रखनी है। यहाँ से थिएटर बस कुछ ही दूरी पर है। जाते समय डेम्जी कहता है उन्हें शो के बीच में ही उठकर जाना है, लेकिन उन्हें साथ में एलन ने देख लिया था, लेकिन फिलहाल वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर घर आकर उन्हें ग्लास तोड़कर दरवाजा खोलना है। उन्हें ग्लास टेप लगाकर तोड़ना है ताकि ज्यादा आवाज ना हो। साथ ही उस समय गार्डन की घास गीली होगी। उन्हें अंदर आकर हर जगह अपने फुटप्रिंट छोड़ने हैं और यहाँ का सामान बैग में रखना है ताकि ऐसा लगे घर में चोर घुसे थे। और रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय वो दोनों थिएटर में होंगे। अब आवाज सुनकर डेम्जी बाहर आएगा। तब निक को उसे सिर में शूट करना है। वो पहले से ड्रावर में गन रखेगा। गेल उस गन से उसे दिल में 2 बार शूट करेगी। फिर उन्हें उसकी व्हील चेयर गिरा देनी है। फिर वो लोग थिएटर से घर वापस आएंगे। तब उन्हें उसकी बॉडी मिलेगी और वो पुलिस को कॉल करेंगे। डेम्जी का पूरा प्लान फुल प्रूफ था। निक तो ये सुनकर काफी दुखी था, लेकिन गेल दुखी होने का नाटक कर रही थी। अब तीनों बाहर आते हैं। अपने बैकयार्ड में आयरिस कुछ काम कर रही थी। डेम्जी निक से कहता है उन्हें गन में साइलेंसर यूज करना है ताकि पड़ोसियों को कुछ सुनाई ना दे। उन्हें सब कुछ प्रोफेशनल्स की तरह करना है। उन्हें इलीगल गन्स यूज करना है ताकि किसी को भी शक ना हो। गेल कहती है लेकिन उन्हें वो फिल्म देखनी होगी क्योंकि उनके साथ पूछताछ हुई तो उन्हें फिल्म की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। डेम्जी कहता है उन्हें उस फिल्म की सीडी रेंट पर लेकर देखनी होगी। गेल कहती है अगर पुलिस को पता चल गया उन्होंने उसी फिल्म की सीडी रेंट पर ली है जिसे वो थिएटर में देखने गए थे तो वो फंस सकते हैं। तब डेम्जी कहता है वो इस बारे में कुछ सोच लेगा। डेम्जी कहता है वो 2 हफ्तों बाद ये करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो वो प्लान अबॉर्ट कर देंगे। अब प्लान के मुताबिक गेल डेम्जी के पार्टनर को कॉल करके बताती है आज 2 आदमी उनका पीछा कर रहे थे और वो दोनों मैक्सिकन लग रहे थे। अब कुछ दिन बाद निक और गेल मैक्सिको जाते हैं। मैक्सिको पहुंचकर गेल मार्केट से कपड़े और जूते खरीदती है और निक वहाँ की एक दुकान में जाता है और उस आदमी को एक कोड वर्ड बोलता है। तब वो आदमी उसे अपने बेसमेंट में लेकर आता है। दरअसल ये आदमी इलीगल आर्म्स डीलर है। वो नकली लाइसेंस के लिए निक की फोटो लेता है और उसे गन चेक करने कहता है। निक गन चलाकर देखता है, गन बिल्कुल ठीक थी। अब वो आदमी गन के $3000 मांगता है, लेकिन निक कहता है उसे डेम्जी ने 2000 बोला था। वो आदमी पूछता है किसने? तब निक बात बदलते हुए कहता है उसके दोस्त ने उसे 2000 बताए थे। अब 1000 को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। वो आदमी चाकू निकाल लेता है जिससे दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। निक उस आदमी के ऊपर अलमारी गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और निक गन लेकर चला जाता है। अब दोनों मैक्सिको से निकल रहे थे। गेल बॉर्डर पर देखती है निक के शर्ट पर खून लगा है। वो पर्स से उस खून को छुपा लेते हैं। बॉर्डर पर ऑफिसर डॉक्यूमेंट देखकर और उनसे थोड़ी पूछताछ करके छोड़ देता है। अब अमेरिका के अंदर आकर निक गेल को बताता है शायद उसने आर्म्स डीलर को मार दिया है। वो कहता है उन्हें प्लान अबॉर्ट करना होगा क्योंकि डेम्जी ने कहा था अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उन्हें प्लान
प्लान अबॉर्ट कर देना है, लेकिन गेल नहीं मानती क्योंकि उन्होंने सब कुछ ले लिया है और वो आदमी भी मर चुका है और वो ये बात डेम्जी को नहीं बताएंगे। निक प्लान अबॉर्ट करने बोल रहा था, लेकिन गेल उसे चिल्लाकर चुप करा देती है क्योंकि उसे $2 मिलियन के साथ अय्याशी करनी है। अब 15 जुलाई आता है, आज ही उन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। दूसरी तरफ निक डेम्जी के ऑफिस से उसका कुछ सामान लेने जाता है, तभी वहाँ उसे एलन मिलता है। वो उसे आज रात अपने साथ किसी केस पर ले जाना चाहता था। पहले निक उसके साथ चलने मान जाता है, लेकिन तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि उसे आज मूवी देखने जाना है। एलन को निक का बर्ताव आज कुछ अजीब लग रहा था। वही डेम्जी डेमन को कॉल करता है, वो कैंप में था। कुछ बात करने के बाद डेम्जी कहता है वो उससे प्यार करता है क्योंकि शायद वो आखिरी बार उससे बात कर रहा था। इस तरफ निक एक कार रेंट पर लेने जाता है। वो कैश में पे करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ले लेती है। ये देखकर निक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कार वापस करने पर वो उसे लाइसेंस की कॉपी भी वापस कर देगी। अब रात में सब तैयार था। वो दोनों को प्लान फिर से याद दिलाता है क्योंकि वो पकड़े गए तो उन्हें मौत की सजा होगी और उनके बेटे डेमन को अनाथालय भेज दिया जाएगा। अब उन्हें प्लान स्टार्ट करना था। उनके जाने से पहले डेम्जी निक से पूछता है वो उसके बारे में क्या सोचता है, क्या वो उससे जलता है। पहले तो निक कहता है वो बहुत अच्छा आदमी है, फिर कहता है हाँ वो उससे थोड़ा जलता है, उसके घर से, उसके करियर से, क्योंकि वो दोनों लगभग एक जैसा ही कमाते हैं। लेकिन डेम्जी के पास ये सब है, जबकि उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। पुलिस बनने के 3 साल के अंदर ही डेम्जी डिटेक्टिव बन गया और उसे 6 साल हो गए हैं। वो जहाँ था वही है क्योंकि उसकी आदतें खराब है। फिर भी गेल को निक जैसा लूजर पसंद है। खैर निक डेम्जी से पूछता है क्या उसे मौत से डर लग रहा है, लेकिन डेम्जी कहता है उसे इस तरह जीने से ज्यादा डर लगता है। निक प्रॉमिस करता है वो गेल और उसके बेटे डेमन का ख्याल रखेगा। डेम्जी को भी उस पर भरोसा है। अब निक और गेल थिएटर पहुंचकर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं। अब पॉपकॉर्न लेते समय निक वर्कर से बहस करने लगता है, यहाँ तक कि वहाँ मैनेजर भी आ जाता है। ये निक जानबूझकर कर रहा था ताकि लोग उन्हें नोटिस कर सके कि वो दोनों उस समय मूवी देख रहे थे। अब मूवी शुरू होने के कुछ देर बाद दोनों पिछले रास्ते से बाहर आते हैं। थिएटर से कुछ ही दूरी पर उनकी रेंटल कार रखी थी। दोनों डिक्की में रखे कपड़े बदलते हैं, फिर ग्लव पहनकर उस कार की नंबर प्लेट बदलते हैं। घर पर डेम्जी उनका वेट कर रहा था। टाइम होते ही वो बेडरूम में चला जाता है। अब दोनों घर से कुछ दूरी पर कार रोकते हैं। फिर टाइम होने पर गेल सिगरेट के कुछ फिल्टर्स बाहर फेंकती है। ये वही सिगरेट थी जिसे उसने मेक्सिको से खरीदा था। अब दोनों घर की तरफ आते हैं। गार्डन गीला था। दोनों कीचड़ में पैर रखकर घर की तरफ बढ़ते हैं। डेम्जी उनका वेट कर रहा था। अब प्लान के मुताबिक दोनों टेप लगाकर कपड़े से कांच तोड़कर अंदर आते हैं। अब दोनों प्लान के मुताबिक घर की चीजें बैग में रखते हैं ताकि ऐसा लगे घर में चोर घुसे थे। वहाँ डेम्जी आता है। वो पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। उन्हें फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डेम्जी कहता है अब वक्त आ चुका है। गेल उसे किस करके साइड में चली जाती है और निक डेम्जी को शूट करने वाला था। वो डेम्जी पर गन पॉइंट करता है। डेम्जी भी मरने तैयार था, लेकिन निक अपने भाई को मार नहीं पाता और गन सोफे पर फेंक देता है। लेकिन गेल जरा भी हिचकिचाती नहीं और डेम्जी को शूट करती है। लेकिन टू हर सरप्राइज उसके गन में बुलेट ही नहीं थी। ये देखकर गेल एकदम हैरान थी। तभी एक गन शॉट की आवाज से पड़ोस में रह रही आयरिश की नींद खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है डेम्जी ने गेल को मार दिया है। निक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल डेम्जी को बहुत पहले से पता है गेल और निक के बीच अफेयर चल रहा है। निक ये मानने से मना कर रहा था, लेकिन डेम्जी के पास उनके घर के फोन बिल्स थे। डेम्जी को उनके बारे में मूवी की शुरुआत में पता चला था जब उस ऑफिसर का खून हुआ था। उसे ये भी पता था जब उसने निक को कॉल किया था वो गेल के साथ यामाकाटा कर रहा था। अब निक उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है गेल ही उसके पास आई थी, वो तो सब खत्म करना चाहता था, लेकिन गेल नहीं मानी। डेम्जी कहता है उसने निक को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा। वो जो भी गलतियां करता उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन निक ने पीठ पीछे उसे धोखा दिया है जिसे वो माफ नहीं कर सकता। अब यहाँ मूवी का एक और सस्पेंस रिवील होता है क्योंकि डेम्जी अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये देखकर निक एकदम शॉक में था। उसे समझ में आता है डेम्जी ने खुद को मारने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि उन दोनों को मारने का प्लान बनाया है और वो उसके जाल में आसानी से फंसते गए। निक सोफे पर रखी गन उठाने की सोचता है, लेकिन डेम्जी खड़ा होकर उसे शूट कर देता है। अब ग्लव पहनकर डेम्जी गेल की गन में भरी हुई मैगजीन लगाता है और अपनी व्हीलचेयर के साइड में शूट करता है ताकि ऐसा लगे पहले गेल ने उस पर गोली चलाई और उन दोनों से बचने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में उसने उन दोनों को मार दिया। और अब ये सीन यही कट होता है।
कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई थी। एलन भी वही था। डेम्जी का पार्टनर उससे मिलने आता है। वहाँ आयरिस भी थी। डेम्जी उसे बताता है दोनों ने उसे मारने की कोशिश की। अब 1-2 दिन डेम्जी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रहता है। रिकी उसे बताता है कोई शटर नाम का ऑफिसर उसके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये ओपन और शट केस है। फिर वो बताता है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चला निक और गेल का आपस में अफेयर चल रहा था। ये सुनकर डेम्जी दुखी होने का नाटक करता है। अगले दिन घर पर फ्यूनरल था। घर का सारा काम आयरिस देख रही थी। यहाँ तक कि वहाँ गेल की माँ भी मौजूद थी जो डेम्जी को ही सपोर्ट कर रही थी। तभी डेमन भी कैंप से वापस आता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मॉम डैड के बारे में पूछ रहा था। तब आयरिस उसे डेम्जी के पास लेकर आती है। फिर बाप बेटे को अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल आती है। एक बार में सभी ऑफिसर निक के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना कमीना था। वहाँ एलन भी था। तब उसका पार्टनर उसे बताता है डेम्जी ने कुछ दिन पहले खुद को शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ बैठी एक लड़की नहीं मानती। उसे लगता है डेम्जी जैसे लोग सुसाइड नहीं करते, वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ये सुनकर एलन को थोड़ा शक होता है कि अगर डेम्जी मरना ही चाहता था तो उसने निक और गेल को क्यों मारा। पुलिस स्टेशन में वो ड्राइंग बनाकर अंदाजा लगाता है कि गेल को जो गोली लगी थी वो उसके हाइट के नीचे से चली थी, लेकिन निक को जो गोली लगी थी वो सीधी लगी थी, जैसे उसे किसी ने खड़ा होकर गोली मारी हो, जिससे एलन का शक और पक्का होने लगता है। वो ये बात अपने सीनियर को बताता है। फिर वो दोनों जाकर कमिश्नर से मिलते हैं। ये सुनकर कमिश्नर काफी हैरान था। उसके मुताबिक डेम्जी के पास निक और गेल को मारने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन एलन कहता है उन दोनों के बीच अफेयर था। कमिश्नर कहता है लेकिन ये बात डेम्जी को नहीं पता थी, लेकिन एलन का सीनियर कहता है अगर उसे ये पहले से पता हो तो। कमिश्नर को इस बात में कोई दम नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी डेम्जी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एलन और कमिश्नर के अलावा और भी ऑफिसर आए थे। अब एलन उससे पूछता है गेल को तो सिटिंग पोजीशन से गोली लगी थी, लेकिन निक को स्टैंडिंग पोजीशन से गोली लगी है। दोनों को लगी बुलेट के एंगल अलग है। डेम्जी को याद आता है उसने निक को खड़े होकर गोली मारी थी। यहाँ एक ऑफिसर उसे बुलाने के लिए माफी मांगता है। डेम्जी बताता है उसने बेडरूम में कुछ आवाज सुनी। जब वो बाहर आया वहाँ निक और गेल थे, और निक को लगी गोली का एंगल इसीलिए अलग है क्योंकि उसने निक को कोई चीज फेंक कर मारी थी। उससे बचने निक नीचे झुका और तब उसने निक पर गोली चलाई। एलन कहता है उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। डेम्जी कहता है उसे ये सब अभी याद आया है। एलन पूछता है उसने निक को क्या फेंक कर मारा था। तब डेम्जी कहता है पाम ट्री और स्नो वाला पेपर वेट जो उसने हवाई से खरीदा था। ये जानकर कमिश्नर एलन पर नाराज होता है और बाकी ऑफिसर्स को भी अपना जवाब मिल गया था। फिलहाल एलन भी उससे कोई और सवाल नहीं करता, लेकिन डेम्जी कुछ परेशान नजर आता है। वो घर आकर देखता है वो पेपर वेट शेल्फ में ही रखा है। ये देखकर डेम्जी थोड़ा परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ एलन उस दिन पुलिस के द्वारा खींची गई उसके घर की फोटोज देख रहा था। उसे भी वो पेपर वेट उस शेल्फ में ही नजर आता है। इसका मतलब डेम्जी झूठ बोल रहा था, जिससे एलन का शक यकीन में बदलने लगता है। फिर डेम्जी डीलर बनकर पब्लिक फोन से किसी को कॉल करता है। अब डेम्जी ने एक्सरसाइज फिर से शुरू कर दी थी क्योंकि उसे दिखाना था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वही दूसरी तरफ एलन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। वो उस रेंटर कार ऑफिस में जाता है जहाँ से निक ने कार रेंट पर ली थी। फिर वहाँ से मेक्सिको बॉर्डर पर जाकर पूछताछ करता है। वही डेम्जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। वो डेमन के साथ बास्केटबॉल खेलता है। अपने लिए एक कार लेता है जिसके सारे कंट्रोल हाथों में ही थे। वही एलन डेम्जी की फिजियोथेरेपिस्ट से मिलता है। डेम्जी ने अपनी जिंदगी में कुछ खोया था तो कुछ पाया भी था। दरअसल आयरिस और डेमन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। आयरिस दोनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। ये देखकर डेम्जी काफी खुश था। अब कुछ दिनों बाद एक बार में डेम्जी, रिकी और उनका एक दोस्त बैठे थे। वो आदमी बताता है एलन डेम्जी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो भी बिना किसी ऑफिशियल परमिशन से। ये सब सुनकर रिकी से सहन नहीं होता। वो एलन से पूछता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एलन उसे ठीक से जवाब नहीं देता, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब डेम्जी एलन से कहता है अगर उसे कोई भी शक है तो वो उसके घर आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके तसल्ली कर ले। एलन उसके घर आने मान जाता है। अब डेम्जी को खतरा महसूस हो गया था। वो अपने घर पर लाई डिटेक्टर मशीन के साथ झूठ बोलने की प्रैक्टिस करता है। पहले तो मशीन उसका झूठ पकड़ लेती है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद डेम्जी मशीन को भी धोखा दे देता है। वही एलन का पार्टनर भी उसे ये सब बंद करने बोल रहा था क्योंकि डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ बातें होने लगी है। यहाँ हमें समझ में आता है एलन ईमानदारी या इंसाफ के लिए डेम्जी के पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि वो डेम्जी से जलता है क्योंकि डेम्जी का एक बहुत बेहतरीन करियर रहा है। उसकी वाइफ और भाई ने उसके साथ चीटिंग की। उसने उन दोनों को मार दिया और आसानी से बच भी गया और लोग उससे ही सिंपैथी दिखा रहे हैं। लेकिन उसका पार्टनर कहता है अगर डेम्जी ने अपनी बीवी और भाई को मारा भी है तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर उसे भी पता चलता उसका
उसका भाई और वाइफ उसे चीट कर रहे हैं तो शायद वो भी यही करता। एलन को समझ में आता है उसका पार्टनर भी डेम्जी के ही सपोर्ट में है। अब कमिश्नर भी एलन को उसके पीठ पीछे डेम्जी की इन्वेस्टिगेशन करने डांट रहा था क्योंकि डेम्जी उसके सबसे बढ़िया ऑफिसर में से एक था। एलन उस पेपरवेट का जिक्र करता है क्योंकि वो पेपरवेट फोटो में अपनी जगह पर ही दिख रहा है, लेकिन कमिश्नर को कुछ नहीं सुनना था। वो एलन को ये सब यही बंद करने कहता है और उसे हैंडल करने किसी दूसरे केस की फाइल देता है। अब एलन डेम्जी के घर आता है। वो उसके लिए कोई गिफ्ट लाया था, लेकिन डेम्जी को पता था वो उसे अनऑफिशियल पूछताछ करने आया है। अब एलन उसे कंफर्म करता है उसने निक को पेपरवेट फेंक कर मारा था। वो झुका और उसने निक को शूट किया। डेम्जी कंफर्म करता है ऐसा ही हुआ था। तब एलन उसे वो फोटो दिखाता है जहाँ वो पेपरवेट अपने शेल्फ में ही दिख रहा है, यहाँ तक कि वो अभी तक उस शेल्फ में ही रखा है। तब डेम्जी पास के ही ड्रॉवर में से बिल्कुल वैसा ही पेपरवेट एलन को फेंक कर देता है। मतलब उसके पास एक जैसे दो पेपरवेट है। डेम्जी कहता है जब वो और गेल हनीमून मनाने हवाई गए थे तब उन्होंने दो पेपरवेट लिए थे। अब ये कोई क्राइम तो नहीं है। एलन कहता है लेकिन फोटो में कहीं भी ये दूसरा पेपरवेट नहीं दिखा। डेम्जी कहता है ये उस समय सोफे के नीचे था और उन्होंने सोफे के नीचे की फोटो ली ही नहीं। अब रात में एलन किसी पर नजर रख रहा था। दरअसल उसे कमिश्नर ने सर्विलियंस का काम दिया है। अब उसे भी लगने लगा था वो बेवजह ही डेम्जी के पीछे पड़ा था। सुबह पुलिस स्टेशन में आकर वो अपने पास के सारे सबूत जमा करवा रहा था, लेकिन निक का नकली गन्स लाइसेंस देखकर जो उस आम डीलर ने बनाया था, एलन को कुछ याद आता है। वो किसी को कॉल करके उस डीलर के केस का साल पता करता है, फिर उसके केस की फाइल चेक करता है। फाइल देखकर उसे फिर से शक होने लगता है। अब रात में वो ये सब इन्फॉर्मेशन प्रेस में लीक कर देता है। अगले दिन ये खबर अखबार में छप गई थी। न्यूज़पेपर देखकर कमिश्नर बहुत गुस्से में था। सभी को पता था ये एलन ने किया है, लेकिन एलन मान ही नहीं रहा था। अब डिस्ट्रिक्ट अटर्नी और मीडिया के प्रेशर से कमिश्नर को अपने सबसे बेस्ट ऑफिसर को कोर्ट में नहीं घसीटना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटर्नी कहता है अगर डेम्जी बेकसूर है तो वो बच जाएगा। वो कोर्ट की हेयरिंग एकदम शांत तरीके से करेंगे। एलन कहता है वो और सबूत लाएगा। अब मजबूर होकर कमिश्नर को उनकी बात माननी पड़ती है। वो एलन को धमकी देता है उसने जो करना था कर लिया है, लेकिन वो गलत हुआ तो वो एलन को छोड़ेगा नहीं। डेम्जी भी न्यूज़पेपर में पढ़ता है उसके केस की इन्वेस्टिगेशन रीओपन हो रही है। कुछ देर बाद आयरिस देखती है डेम्जी को पुलिस पूछताछ करने ले जा रही है। अब कुछ दिनों बाद कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं। कोर्ट में डेम्जी की सास को बुलाया जाता है। डेम्जी को गेल के नाम की $1 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली थी, फिर भी वो डेम्जी के सपोर्ट में ही बयान देती है। उसके बाद डेम्जी की लॉयर उस वेट्रेस को बुलाती है जिसने गेल और निक को बात करते हुए सुना था। वो कोर्ट में बयान देती है उसने गेल को कहते हुए सुना था वो जिंदगी भर डेम्जी की व्हीलचेयर खींचना नहीं चाहती। फिर आयरिस का बयान लिया जाता है उसने डेम्जी को सुसाइड करने से रोका था, लेकिन अपोजिशन लॉयर उससे पूछता है कोई अपनी खिड़की खुली रखकर क्यों सुसाइड करेगा। वो साबित करना चाहता था ये सब डेम्जी ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। कमिश्नर का भी बयान लिया जाता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड डेम्जी का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर और पावरफुल था। अब उस आदमी को बुलाया जाता है जिसकी शॉप से किसी ने उस फिल्म की सीडी ली थी जो निक और गेल देखने गए थे। वो बताता है कोई 6 फीट का गोरा और दाढ़ी वाला आदमी सीडी लेने आया था। वो कोर्ट रूम में तो किसी को नहीं पहचानता, लेकिन लॉयर उसे डेम्जी की फोटो दिखाता है जिसमें कंप्यूटर के जरिए उसकी फोटो पर दाढ़ी और मूंछ लगाई गई थी। मतलब उससे सीडी लेने डेम्जी ही भेज बदल कर आया था, वो भी अपने पैरों पर चलकर। लेकिन डेम्जी की लॉयर उसे वैसी ही एक और फोटो दिखाती है। वो आदमी उस फोटो के आदमी को भी कंफर्म करता है कि यही आदमी सीडी लेने आया था। तब डेम्जी की लॉयर बताती है ये डेम्जी की फोटो नहीं है, उसके जूनियर की फोटो है जो उसके ऑफिस में काम करता है। मतलब इस आदमी की गवाही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने 2 आदमियों को कंफर्म किया है जो उससे सीडी लेने आए थे। अगली तारीख में अपोजिशन लॉयर डेम्जी के डॉक्टर से कंफर्म करता है कि कोई आदमी प्रैक्टिकली पैरालाइज होने की एक्टिंग कर सकता है या नहीं। डॉक्टर कंफर्म करता है कोई इंसान पैरालाइज होने की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन डेम्जी की लॉयर उस डॉक्टर से एक ही सवाल करती है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर ने डेम्जी का चेकअप किया था, तो क्या डेम्जी पैरालाइज होने की एक्टिंग कर रहा है। डॉक्टर प्रोफेशनली कहता है नहीं। लेकिन अब अपोजिशन लॉयर कोर्ट में उस आदमी को बुलाता है जिससे निक ने गन खरीदी थी और उसे मरा समझकर छोड़ आया था। लेकिन डेम्जी की लॉयर को इस पर ऑब्जेक्शन था क्योंकि उसे इस विटनेस के बारे में पहले नहीं बताया गया। जज डेम्जी की लॉयर की बात मानता है, लेकिन उन्हें बात करने एक ब्रेक देता है। ब्रेक में डेम्जी की लॉयर उससे पूछती है वो आदमी कौन है। तब डेम्जी उसे कुछ बताता है। अब ब्रेक के बाद अपोजिशन लॉयर उस आदमी से कंफर्म करता है उसकी शॉप में निक ही आया था, लेकिन निक ने आने से पहले उसे कॉल नहीं किया था। लॉयर पूछता है फिर किसने उसे कॉल किया था। तब वो आदमी बताता है उसे डेम्जी ने कॉल किया था। अब डेम्जी की लॉयर उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है उसे कैसे पता था वो कॉल डेम्जी ने ही किया था, क्या उसने फोन पर अपना नाम बताया था। वो आदमी बताता है नहीं, लेकिन
लेकिन निक ने उसे बताया था उसे डेम्जी ने भेजा था। तब उसे समझ में आया उसे डेम्जी ने ही कॉल किया था। उसने डेम्जी की आवाज पहचान ली थी, लेकिन लॉयर बताती है 1988 में उसे डेम्जी ने ही अरेस्ट किया था और उसे डेम्जी की वजह से 3.5 साल की जेल हुई थी। जैसे ही वो इस बात को कंफर्म करता है सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि जज भी, क्योंकि अब उसकी गवाही के कोई मायने नहीं थे। फिर लॉयर एलन को बुलाती है। डेम्जी और एलन हमेशा से कॉम्पिटिटर रहे थे, लेकिन डेम्जी एलन से बेहतर था। इन सबसे पहले उसने डेम्जी पर कुछ कमेंट भी किए थे। लॉयर पूछती है उसे किसी ने अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो डेम्जी के केस की इन्वेस्टिगेशन करे, फिर भी वो इस केस के पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि उसने ही उस मैक्सिकन आदमी के यहाँ आने का इंतजाम किया था और अमेरिकन रूल के मुताबिक उसे सरकारी गवाह बनने के लिए हर दिन $75 मिलेंगे। लेकिन डेम्जी की लॉयर उस पर इल्जाम लगाती है वो जानबूझकर उस आदमी को यहाँ लेकर आया, क्योंकि वो मैक्सिकन ऐसा आदमी है जो सही कीमत पर किसी को भी कोई भी चीज बेच सकता है, यहाँ तक कि अपनी गवाही भी। वो इल्जाम लगाती है एलन जानबूझकर पर्सनली डेम्जी को फंसाना चाहता है। यहाँ दोनों लॉयर में बहस भी होने लगती है। अब अगली तारीख को डेम्जी का बयान लिया जाता है। वो साफ साफ मना कर देता है उसने मेक्सिको में किसी को कॉल नहीं किया और ना ही उसने प्लानिंग करके अपनी पत्नी और भाई का खून किया है। वो बहुत दुखी होकर कहता है उसका भाई और पत्नी उसे मारने वाले थे, इसीलिए उसने उन दोनों को शूट किया था। लॉयर पूछती है क्या उसके पैरों में जान है और क्या वो चल सकता है। डेम्जी सीधे मना कर देता है। अब कुछ देर बाद जज फैसला सुनाने वाले थे। सबकी सांसें अटकी हुई थी। अब सबूतों के अभाव में जज डेम्जी को बाइज्जत बरी कर देते हैं। डेम्जी और उसके साथ के लोग बहुत खुश हो रहे थे और एलन का चेहरा लटका हुआ था। एक एक करके सभी डेम्जी को बधाई देते हैं, यहाँ तक कि गेल की माँ भी। कमिश्नर एलन को घूरते हुए जाता है, लेकिन एलन अभी तक मानने तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसका पार्टनर तक को डेम्जी पर यकीन हो गया था। अब एलन डेम्जी को फिर से बचने के लिए बधाई देता है। उस टेबल पर पेपर पंच रखा था। एलन उसे उठा लेता है। वो डेम्जी से कहता है वो उससे बेटर डिटेक्टिव है। डेम्जी उसे देख रहा था। वो समझ गया था एलन क्या करने वाला है। एलन कहता है उसे पता है उसने पूरी प्लानिंग करके अपने भाई और पत्नी का खून किया है और उसे ये भी पता है वो चल सकता है। इतना बोलकर वो डेम्जी के जांग में वो पंच घुसा देता है, लेकिन टू द हिज सरप्राइज डेम्जी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। अब ये देखते ही पुलिस वाले एलन को गिरफ्तार कर लेते हैं और डेम्जी उसे जाते हुए देखता रहता है। अब एलन को ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ डेम्जी अपने घर पहुंचता है। अब एलन रात भर जेल में रहता है और डेम्जी अपने घर में, उसके हाथ में गेल के बर्थडे की फोटो थी। वो उन दोनों से प्यार करता था, लेकिन उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया था। अब अगले दिन एलन की बेल हो जाती है और डेम्जी अपने घर में खड़े होकर डेमन को खेलते हुए देख रहा था। अब कुछ दिनों बाद जैसा कमिश्नर ने प्रॉमिस किया था वो एलन को नौकरी से निकाल देता है और एलन भी चुपचाप अपना सामान लेकर पुलिस स्टेशन से चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में डेमन और डेम्जी आयरिस को बेसबॉल खेलते हुए देख रहे थे। दोनों को ही आयरिस बहुत पसंद है और आयरिस भी उन दोनों से बहुत प्यार करती है। अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।